नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से स्टेट मिरर हिंदी पे। और मेरे साथ पटना, बिहार की राजधानी से मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिसिस्ट और वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार मुकेश बालियोगी। बालियोगी जी, स्वागत है स्टेट मिरर में आपका। धन्यवाद संजीव जी। मुकेश जी, बहुत जबरदस्त गुणागणित लगा रहे हैं आप। मतलब इलेक्शन लड़ रहे हैं नेता लोग, पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन आप जो बताते हैं वो पहले बताते हैं और बाद में हो जाता है। हम हैरत में हैं दिल्ली में बैठ के कि पटना में और पूरे बिहार की राजनीति पे आप इतनी पैनी नजर रखते हैं और सटीक बताते हैं। ना इधर होता ना उधर होता। आज हम बेबाक बात करेंगे मुकेश वालियोगी से कि आखिर पूरा देश का चुनाव हो, लोकसभा का, और चाहे वो चुनाव किसी राज्य का हो, खास तौर बिहार, मुस्लिम मतदाता सबके लिए सोने की चिड़िया साबित होता है या अंडा देने वाली मुर्गी साबित होता है। लेकिन वो इलेक्शन के टाइम में, बिहार के विधानसभा 2025 के इलेक्शन में मुस्लिम मतदाता कहाँ खड़ा है, किस हैसियत से है, कौन कौन कैसे कैसे उसके हाथ पैर पकड़ के खींचतान में लगा है। संजीव जी, जहां तक बिहार की बात है तो जातीय जनगणना के आंकड़े ये बताते हैं कि मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है। और 7 जिलों के 53 विधानसभा क्षेत्र पर मुस्लिम वोटर जो है वो एक बैलेंस, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि निर्णायक कारक है। जिसमें आप देखेंगे कि खास करके 4 जिले वे हैं जिन्हें हम आज का सीमांचल कहते हैं। जो बिहार का जो सीमांचल है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। ये जो 4 जिले हैं उनमें लगभग मुस्लिम मतदाता 24 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 20% से लेकर के 60% तक मुस्लिम मतदाता हैं। और ये डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। और हर राजनीतिक दल की मजबूरी होती है कि इन्हें लुभाए। तो ये जो 24 विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि उनमें 18 सीटों पर बीजेपी जीती हुई है लगभग। और पांच पांच सीट पर ये AIMIM जीता था, जिसमें से 4 राजद की ओर चले आए, एक पर दूसरे दल जीते हैं। इस बार मुस्लिम मतदाता जनसुराज, AIMIM और इंडिया गठबंधन की ओर बटे हुए दिखाई देते हैं। और मुसलमानों का एक के वोट का एक अच्छा खासा हिस्सा जदयू की ओर भी जाएगा। और बाकी जो 3 जिले हैं उनमें है सीतामढ़ी, दरभंगा और मोतिहारी। इन जिलों तो कुल मिलाकर के 53 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम मतदाताओं की का जो अनुपात है वो 20% से लेकर के 60% के बीच है। और मुस्लिम लगभग 10-15 की संख्या में कुल मिलाकर के 20 तक वो विधायक बनकर के भी आते हैं। अब लेकिन जब बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण की बात की जाती है तो वह सबसे पहली नजर जाती है सीमांचल पर। जो 4 जिले हैं, अररिया, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया, ये इसलिए भी कि एक बड़ा ही संवेदनशील जोन है ये। यहाँ आप देखेंगे तो 13 किलोमीटर में 3 देशों की सीमा है। जो जो जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ सीमांचल में, कहा जाता है 13 किलोमीटर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। और वो मानते रहे हैं कि यहाँ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा हो रहा है उस चिकन नेक के ऊपर। क्योंकि 13 किलोमीटर में ही 3 देश की बाउंड्री मिलती है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश की। उस पार, जिसे आज हम सीमांचल कहते हैं, उसके उस पार जो बंगाल है, वहां बागडोगरा एयरपोर्ट है जो बड़ा ही संवेदनशील है। भूटान के लोग की आधी आबादी, नेपाल का बड़ा हिस्सा और सिक्किम का बड़ा हिस्सा और इवन के नॉर्थ ईस्ट और बंगाल का भी बड़े हिस्से के लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए वहीं आते हैं। वहां एयरपोर्ट का भी एक बड़ा बेस है। और ये माना जाता है कि वह चिकन नेक किसी तरीके से सुरक्षा कारणों से अगर भारत से टूट जाए तो पूरे 7 राज्य और ये सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य प्लस सिक्किम, 8 राज्य भारत अलग हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि शर्जील इमाम का मामला आपने सुना होगा कि शर्जील इमाम ने जो कहा था कि हम तो जब चाहे 8 राज्य को भारत से अलग कर देंगे। क्योंकि जब ट्रेन हमारी पटरी से होकर के जाएगी तो हम उस पर इतना कचरा डालेंगे कि इंडियन आर्मी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। जो शर्जील इमाम को आज तक ये जमानत नहीं मिल पाया है। दूसरा आप देखेंगे कि AIMIM वहां 5 सीटों पर 2020 में जीत गई। ये संघ परिवार के संगठनों के लिए एक अटैक की तरह था।
खास करके आरएसएस के संगठनों के लिए ये अटैक की तरह था। उनको राजद को जीतने से परेशानी नहीं थी, कांग्रेस को जीतने से परेशानी नहीं थी, जेडीयू को उन सीटों पर जीतने से परेशानी नहीं थी, लेकिन संघ परिवार के संगठनों के लिए ये दर्द बढ़ा था कि एआईएमआईएम वहां 5 सीटों पर जीत गया। खास करके बाद में राजद ने उनमें से 5 में से 4 सीट पर, उनमें से राजद के एमआईएम के विधायक 4 विधायक चले गए राजद में। तो संघ परिवार को थोड़ी संतुष्टि हुई कि चलो एआईएमआईएम के विधायक तो नहीं जीते। एआईएमआईएम ने इस मुद्दे को दूसरे राज्यों में भी भुनाया कि जो लोग विकास की बात करते हैं, भाजपा नेताओं ने कहा कि हमसे तो आप विकास का हिसाब मांगते हो, लेकिन ओवैसी जी ने कितने पुल और सड़क बनवाए, जो और एक आंध्र प्रदेश की नेता की पार्टी बिहार में आकर 5-5 सीट पर जीत जा रही है। तो ये मुस्लिम पॉलिटिक्स है बिहार का, जो अभी कुछ एआईएमआईएम की ओर, कुछ जनसुराज की ओर, कुछ इंडिया गठबंधन की ओर, और कुछ नॉन भाजपा एनडीए से मेरा तात्पर्य है जदयू, वीआईपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हम, इन पार्टियों में उनके वोट जाएंगे। अब जो स्थिति मुस्लिम पॉलिटिक्स की है कि एक मुस्लिम इंटेलिजेंसिया का जो एक प्रलाप है कि मुसलमानों को राजनीति से अलग थलग किया जा रहा है, सियासी तौर पर उन्हें काटा जा रहा है, ये पूरे देश में प्रलाप है और ये बिहार में है। और मुसलमानों का, मुस्लिम मतदाताओं का ये कहना है, या खास करके जो मुस्लिम राजनीतिक वर्ग है उनका ये मानना है कि उन्हें अपनी संख्या के हिसाब से, अपनी आबादी के अनुपात में, उनके मतदाताओं की संख्या के अनुपात में उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो प्रलाप है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के या संघ परिवार और भाजपा के उभार के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन सच्चाई थोड़ी इसके विपरीत है। इसके लिए मुसलमानों का जो एक बुद्धिजीवी तबका है वह भी जिम्मेवार है, क्योंकि केवल आरएसएस भाजपा के उभार के कारण ऐसा नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि मुसलमानों ने हाल के 20 वर्षों में, खासकर साहबानों वाले मामलों के भी बाद, जो साहबानों फैसले के बाद मुसलमानों की राजनीति कट्टरपंथ की ओर झुकती गई। आपको याद होगा कि आप जब कॉलेज में थे, मुस्लिम छात्र नेता जो कॉमन पॉलिटिक्स करते नजर आते थे, मुसलमानों के ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे, मुसलमानों के अच्छे वकील सामाजिक बातें करते थे। इसके अलावा मुसलमानों के बीच से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश बालियोगी जी 2020 के चुनाव में जनसुराज पार्टी और पीके यानी कि प्रशांत किशोर का कहीं नामो निशान नहीं था। ओवैसी ने तब 5 सीटें सीमांचल की झटक के हिला दिया था आरएसएस को और बीजेपी को। इस बार अब राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर भी खड़े हो रहे हैं और ओवैसी ऑलरेडी हैं ही कहीं ना कहीं, तो सवाल ये कि मुस्लिम मतदाता जाएगा किधर को। ये ओवैसी खेल बिगाड़ेंगे बाकी बड़ी पार्टियों का, जो 2 धुरंधर पार्टी हैं, कह सकते हैं कि राहुल गांधी और मोदी जी का जो 2 फाट हैं, या फिर इस बार जनसुराज पार्टी भी मुस्लिम वोट का कुछ हिस्सा काटेगी, मतलब कुछ कर पाएंगे। मुसलमान वोट पे बात करेंगे हम कि मुसलमान वोट और ओवैसी क्या 2020 के चुनाव की पुनरावृत्ति करेंगे या उससे ज्यादा घातक तरीके से मार करेंगे इस बार जो मुस्लिम मतदाताओं का रुझान जो मुझे देखने को मिल रहा है, उन्हें लग रहा है कि ओवैसी को वोट देकर के हम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजद जो उनके लिए मुखर तौर पर आवाज उठाती थी, उस आवाज की जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आ जाती है, ऐसा मुसलमानों को लग रहा है। कई मुस्लिम नेताओं ने भी मुझसे बात की कि एआईएमआईएम को वोट देना या ओवैसी को नेता बनाना हमारे लिए बुमरंग की तरह है, जो हम अंतोगत्वा हमारे लिए घातक साबित होगा, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कट जाएंगे। उन्हें लगेगा कि जब अधिकतर मुस्लिम मतदाता एक कट्टरपंथी पार्टी को वोट दे रहा है, तो फिर हिंदुओं को भाजपा की ओर क्यों नहीं जाना चाहिए। इसलिए इस बार जो मुसलमानों का रुझान दिख रहा है वो ओवैसी की ओर ना होकर के वह राजद की ओर है, कांग्रेस की ओर है, या यूं कहे कि इंडिया गठबंधन की ओर है। लेकिन गैर भाजपा एनडीए पार्टियां भी मुसलमानों का वोट काटेंगी, इसमें कहीं कोई सच नहीं है। जदयू के भी कई विधायक मुस्लिम हैं, जदयू भी वोट काटेगी। उनका वोट आपको अगर देखा जाए तो मुसलमानों का वोट ये लोजपा रामविलास की ओर भी जाएगा, हम की ओर भी जाएगा, ये सीन है। लेकिन जनसुराज अगर आप देखेंगे तो जनसुराज अगर वोट काटेगा मुसलमानों का, तो ये नुकसान वो जदयू का करेगा, ये नुकसान वो जो एनडीए की जो गैर भाजपा पार्टियां हैं उनको करेगा। ये अभी परिदृश्य जो जमीन पर ये साफ उभर कर आ रहा है। ओवैसी की सभाओं में भीड़ खूब जुट रहे हैं, ओवैसी की सभाओं में पूरी भीड़ जुट रही है, लेकिन ये मानना है जो स्थानीय लोगों का, या कई बार जो हम लोगों की भी जो स्थानीय लोगों से बात होती है ग्राउंड पर, उससे कि ओवैसी की सभाओं में लोग तालियां बजाने तो आते हैं जैसे प्रशांत किशोर की सभाओं में आते हैं, लेकिन वो जो भीड़ है वो वोट में तब्दील नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है।
लिए क्या जनसुराज पार्टी संजीव जी। और ओवैसी, यानी कि पीके और ओवैसी की हालत करीब करीब इस विधानसभा, बिहार विधानसभा 2025 में हालत एक सी ही हो जाएगी? दोनों एक दूसरे को कंधा पकड़ के रो रहे होंगे, आप ये कहना चाहते हैं? और मुस्लिम मतदाता जो है वो इंडिया गठबंधन और या फिर नीतीश कुमार एंड कंपनी को के साथ खेल जाएगा? बिल्कुल आपका आकलन सही है, और सच्चाई भी है कि यही होने जा रहा है। क्योंकि जो हम लोगों का आकलन है उसके मुताबिक एआईएमआईएम केवल एक सीट पर जीतेगी, जो अख्तरुल इमाम जो उनके विधायक है, क्योंकि उनका क्षेत्र में प्रभाव भी है और सामाजिक उनका सामाजिक पकड़ भी उनकी, तो माना जा रहा है कि वे जीत सकते हैं, या ऐसा नहीं कहा जाए बल्कि उनकी अच्छी स्थिति है। बाकी जो एमआईएम के उम्मीदवार हैं उन्होंने थोड़े से गठबंधन भी किए हैं। जैसे रावण, ये जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। फिर एक लोजपा जो का जो दूसरा घटक है जिसके पशुपति कुमार पारस नेता है, उनके साथ भी ओवैसी ने गठबंधन किया है। लेकिन यह गठबंधन न तो जमीन पर दिख रहा है, चर्चा खर्चा और पर्चा जो सामान्य चुनाव के जो तीन आयाम होते हैं उस तीनों में कहीं ये गठबंधन दिख नहीं रहा है। अंतोगत्वा ये लग रहा है कि अधिकतर एक सीट ओवैसी जीत सकते हैं। शुक्रिया मुकेश वालियोगी जी, बता संजीव जी। रहे थे पटना से ये हमारे लिए। मुकेश जी, आपने जो मुस्लिम राजनीति पे बिहार के इलेक्शन में जो बताया है कि इस बार ओवैसी का भी गढ़ हिल सकता है और इंडिया गठबंधन या बीजेपी उसमें गढ़ में सेंध लगा सकती हैं, जनसुराज पार्टी के पीके एक अलग तरफ छोड़ दीजिए, वो भी कहीं हिस्सेदारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।